हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कॉन्स्टिट्यूशन की पहली वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या है। मैं 4 पॉइंट डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है। तो पहला पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का है सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट में आपको फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फेडरलिज्म, प्रेसिडेंट पावर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सब कुछ पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसमें आपको राइट भी मिलेंगे, जिसमें आपको पूरा की पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे अलग अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर मिल जाएंगे आपको। लेकिन जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से ही कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेसिकली ए आइडियोलॉजी विच क्रिएट रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट। तो बेसिकली क्या होता है कि इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करने वाली जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को ही हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे कहते हैं। देखो, पहले राजा होते थे, तो पहले जब मोनार्क होते थे तो मोनार्क की आइडियोलॉजी चलती थी, तो उनकी मर्जी, कुछ भी वो करें, कैसा भी वो डिसीजन लें। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी डेवलप हुई, जैसे जैसे रूल ऑफ लॉ डेवलप हुआ, तो एक नई आइडियोलॉजी डेवलप हुई और हम सबको एक बात पता चल गई कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक नई आइडियोलॉजी है। उसका मतलब है कि जितने भी लॉ हैं दे आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ओनली। ये कोई इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए है, किसी गवर्नमेंट की आर्बिट्री एक्शन के लिए नहीं है। मतलब गवर्नमेंट अपनी मर्जी से ऐसा कोई भी एक्शन नहीं ले सकती जो किसी भी इंडिविजुअल के किसी भी राइट को बिना किसी रीज़न के छीन सकें। तो इस आइडियोलॉजी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो अगर एक वर्ड में बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है विच कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड सिक्योर द राइट ऑफ इंडिविजुअल। दैट आइडियोलॉजी इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो इसीलिए सब आप पहला पॉइंट पढ़ रहे हो तो इस पहले पॉइंट में लिखा हुआ है सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आए डेमोक्रेसी से है। इसका मतलब ये होता है कि जो डेमोक्रेसी एक वर्ड है, डेमोक्रेसी मतलब जिसे हम बोलते हैं विल ऑफ पीपल्स ऑफ पर्टिकुलर नेशन। तो विल ऑफ पीपल ऑफ पर्टिकुलर नेशन का मतलब है कि अगर विल ऑफ पीपल ऑफ पर्टिकुलर नेशन के साथ मिलकर कोई गवर्नमेंट क्रिएट भी कर दी जाती है तो वो गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो गवर्नमेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करती है, गवर्नमेंट की पावर को मेंटेन करती है, हम कह सकते हैं, और जो इंडिविजुअल है उसके राइट को सिक्योर करती है और डेमोक्रेसी को सिक्योर करती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट, जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये रेस्ट्रिक्शन है, ये आइडियोलॉजी, और बेसिकली इंडिविजुअल के राइट को सिक्योर करती है, क्योंकि दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी इज टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एंड मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेसिकली द आइडिया वेयर द पावर ऑफ गवर्नमेंट shall be restricted for the sake of right of individual for to secure the democracy। उसके अलावा मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल कोई रूल नहीं कर रहा है, किसी ए, किसी बी या किसी सी या किसी डी का रूल नहीं है, बल्कि लॉ का रूल है। आप इस चीज़ को कैसे हम मान के चलते हैं लॉ का रूल है, तो उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। अगर इंडिया में पूरे के पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखें अगर हम, तो पूरा का पूरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और इन सबकी पावर को जो रेगुलेट करता है वो लॉ रेगुलेट करता है, कोई भी इंडिविजुअल रेगुलेट नहीं करता। क्योंकि हम ऐसी डेमोक्रेसी, ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है, यहाँ किसी इंडिविजुअल की आइडियोलॉजी प्रिवेल नहीं करती, बल्कि यहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है। अब यहाँ अगर डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है तो डेमोक्रेसी में जितने भी ऑर्गन हैं, जिसे हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी बोलते हैं, इसके राइट्स एंड लाइबिलिटी जिस भी डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं उस डॉक्यूमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। उसके अलावा 4th पॉइंट है एंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन द गवर्नेंस, फोस्टरिंग द एनवायरनमेंट कंक्लूसिव टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेसिकली एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां जिसे बोलते हैं ना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडियोलॉजी होगी जिसमें हम गवर्नमेंट की अनरीजनेबल जो पावर है या अनरीजनेबल जो ऑर्डर है उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं और इंडिविजुअल के राइट को सिक्योर करते हैं, तो उस आइडियोलॉजी को हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोल देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडियोलॉजी होगी तो उससे बेसिकली डेमोक्रेसी सिक्योर हो जाएगी, इंडिविजुअल के राइट सिक्योर हो जाएंगे, रूल ऑफ लॉ जो है
वो प्रिवेल हो जाएगा सोसाइटी में, उसके अलावा सोसाइटी स्टेबल हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट एक स्लाइड में स्टार्ट कर रहा हूँ, बस एक मिनट, सेकंड स्लाइड। Constitutionalism in India. Enshrined in the Constitution. The Constitution of India promises justice, liberty and equality for all citizens. Supreme Court roles. The Supreme Court of India play a pivotal role in interpreting constitutional principle and safeguarding democracy. तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली किस डॉक्यूमेंट में है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ोगे तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट में बात की हुई है कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, जो इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर की बात हुई है। सेकेंड पार्ट में बात हुई है जो सिटीजनशिप है उसकी, थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट, फोर्थ पार्ट में डीपीएसपी, फोर्थ ए में अगर बात आप करोगे तो वहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके अलावा फिफ्थ पार्ट में अगर आप बात करोगे तो प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो ऐसे आप पढ़ते जाओगे तो पूरा का पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिविजुअल के पास कितने फंडामेंटल राइट होंगे उसकी बात हुई है, या फिर गवर्नमेंट किस तरह की गवर्नमेंट होगी। जैसे हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट है, उसे हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, तो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड होगा, और जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 74-75 में लिखा हुआ है। तो पूरा का पूरा नेशन, पूरे के पूरे नेशन में जो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, जो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, जिससे सारे के सारे लॉ बने हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी आई कहाँ से? ये आइडियोलॉजी आई है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो इंडिविजुअल के राइट सिक्योर करती है और गवर्नमेंट की पावर को रेस्ट्रिक्ट करती है। अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। डेफिनेशन: कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म is the theory and practice of governing a state by a constitution limiting government power through a written or unwritten constitution. Key principle: it advocate for the separation of power, protection of individual right, check and balance से prevent arbitrary life। तो देखो, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ोगे तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाई इसलिए है कि इंडिविजुअल के राइट सिक्योर करने के लिए और गवर्नमेंट की जो पावर है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। उस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आप सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ोगे। सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव पावर जिसे हम बोलते हैं लॉ मेकिंग पावर, जुडिशियल पावर जिसे हम बोलते हैं जो जुडिशियल रिव्यू करती है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करती है, या उसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर। दो तरह की एग्जीक्यूटिव होती है, जैसे परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो बोलते हैं ISPC, या ये नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसे हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये सारा का सारा एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को एनफोर्स करने की या इस डॉक्यूमेंट को बनाने की जो आइडियोलॉजी है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं। लेकिन जब पूरी की पूरी उस आइडियोलॉजी को हम एक डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? उसी डॉक्यूमेंट को हम बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, स्टार्ट करना है। ये पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट आया था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में एक डॉक्यूमेंट आता है, इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल दैट मोनार्क पावर इज नॉट एब्सोल्यूट। तो मैग्ना कार्टा 1215 में एक डॉक्यूमेंट आया। इस मैग्ना कार्टा ने पहली बार वर्ल्ड में बताया था कि जो मोनार्क होता है या फिर जो ऐसा पर्सन जो किसी नेशन को रूल कर रहा होता है उसकी पावर एब्सोल्यूट नहीं होती, हर इंडिविजुअल के पास कोई ना कोई राइट होता है। तो पहली बार फंडामेंटल राइट को, अगर किसी फंडामेंटल राइट या बेसिक ह्यूमन राइट को किसी डॉक्यूमेंट ने अगर एक्नॉलेज किया था तो वो डॉक्यूमेंट मैग्ना कार्टा है। दूसरा, एनलाइटनमेंट एरा। फिलोसोफर लाइक जॉन लोके एंड मोंटेस्क्यू एडवोकेट फॉर द सेपरेशन ऑफ पावर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट। तो आपने देखा होगा मोंटेस्क्यू और जॉन लोके। मोंटेस्क्यू की सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी मैंने पहले भी अपलोड की हुई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है। इसे हम बोलते हैं बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब है कि जब पावर किसी एक इंडिविजुअल में वेस्ट ना करके 3 अलग अलग एंटिटी में वेस्ट कर जाएगी, उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब है जब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी सारी की सारी पावर एक ही पर्सन में होती है, तो उसको हम राजा बोलते हैं या मोनार्क बोलते हैं। लेकिन हम क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हम 3 अलग अलग एंटिटी बनाते हैं जिसे बोलते हैं जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर देते हैं कि पावर एक जगह सेंट्रलाइज ही नहीं रहेगी, डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, तो पावर एब्सोल्यूट होएगी नहीं, तो इंडिविजुअल के राइट हम सिक्योर कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस क्रिएट कर सकती हैं। उसके अलावा अमेरिकन रेवोल्यूशन marked a pivotal moment in the
एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद द अडॉप्शन ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलिज्म, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की आइडियोलॉजी है कि हम गवर्नमेंट की जो पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑन द नेम ऑफ राइट ऑफ पीपल, इसको पहली बार जो रिटर्न में अगर किसी ने अडॉप्ट किया तो 1776 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था। उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इन्फोर्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑन द इंटरनेशनल स्केल। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंटरनेशनल स्केल पे उसके बाद पहली बार अडॉप्ट किया गया था, तो अगर आपने देखा हो UDHR जो ह्यूमन राइट में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसमें अडॉप्ट कर लिया गया था। उसके अलावा देख लेते हैं की एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लीगल सुप्रीमेसी, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ एंड द गवर्नमेंट एक्शन मस्ट कन्फर्म टू द प्रोविजन। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक सुप्रीम लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर इंडिया में है तो वो एक सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ की बात करें तो लीगल सुप्रीमेसी किस में वेस्ट करती है, किसी A, B या C, किसी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी में वेस्ट नहीं करती लीगल सुप्रीमेसी। रादर देन लीगल अगर सुप्रीमेसी एग्जिस्ट करती है तो वो करती है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में वेस्ट करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सबकी पावर को रेस्ट्रिक्ट करता है, सबकी पावर को मेंटेन करता है। तो यही आइडियोलॉजी किसकी बात करती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, कि हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसकी पावर को हम मेंटेन कर सकें, रेगुलेट कर सकें, उसी आइडियोलॉजी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। उसके अलावा सेकंड पॉइंट है रूल ऑफ लॉ, ऑल इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन आर सब्जेक्ट टू अकाउंटेबल अंडर द लॉ। तो अगर हम बात करें, चाहे हम इंडिविजुअल है चाहे गवर्नमेंट है, वो अकाउंटेबल है किसके लिए, लॉ के लिए। तो वो लॉ इंडिया में कहाँ लिखा हुआ है, वो आइडियोलॉजी इंडिया में कहाँ लिखी हुई है कि जिसके प्रति हम सब उत्तरदायित्व है। जैसे अगर आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट की बात करें तो पार्ट 3 में दिया हुआ है, हम फंडामेंटल राइट डायरेक्ट गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं। ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में दिया हुआ है कि हम सब इंडिविजुअल की भी कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व बनता है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसे हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। एवरी इंडिविजुअल और गवर्नमेंट shall be answerable to the law, that is basically rule of law, not to, we are not answerable to particular individual, rather we are answerable to the law of the nation, we are answerable to the constitution। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन डेमोक्रेसी में कोई भी अगर रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे इंडिविजुअल है, हम सब के सब किसको आंसरेबल है, हम लॉ को आंसरेबल है, किसी इंडिविजुअल को आंसरेबल नहीं है। और इसी आइडियोलॉजी को हम बोलते हैं किसका रूल चल रहा है हमारे देश में, रूल का मतलब किसका शासन चल रहा है हमारे देश में, हमारे देश में शासन चलता है लॉ का, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का शासन नहीं चलता है। उसके अलावा हम बात करते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट, ये आइडियोलॉजी इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब एम्फेसाइजेज ऑन द लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट पावर टू प्रिवेंट ऑथोरिटेरियनिज्म एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। तो जो अथॉरिटी है, जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, उसको जब प्रिवेंट करने के लिए एक आइडियोलॉजी जो किसी भी नेशन में, जिस नेशन में डेमोक्रेसी है, जिस नेशन में कॉन्स्टिट्यूशन है, उस आइडियोलॉजी को ही हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, तो अगर जैसे अगर देखो कि इंडिया में एक इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमारे यहाँ एक प्रेसिडेंट है और हमारे यहाँ कैबिनेट में मिनिस्टर है, उसके अलावा हमारे यहाँ IAS PCS है, उसके अलावा हमारा SDM है, या उसके अलावा हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट DPSP है। तो ये सारे के सारी जो आइडियोलॉजी, ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल एक डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसके बेस पे हमने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है। अब कौन सी आइडियोलॉजी है, द आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ लिमिटिंग गवर्नमेंटल पावर थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर देते हैं, उस आइडियोलॉजी को हम बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों हम गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर देते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर मिल जाएगी तो फिर से हम मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ चलेंगे। लेकिन हम मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाना चाहते, हम डेमोक्रेसी में रहना चाहते हैं। तो डेमोक्रेसी पूरी की पूरी एक ही आइडियोलॉजी पे चलती है, उस आइडियोलॉजी को बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेम्बल, पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल में दिया हुआ है। प्रेम्बल में जब आप प्रेम्बल के गोल देखोगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी और फ्रेटर्निटी, तो ये प्रेम्बल के गोल है। जस्टिस कौन सा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। फ्रेटर्निटी
जो फ्रेटर्निटी बात करता है भाईचारे की भावना क्रिएट करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की आइडियोलॉजी की बात करता है। आर्टिकल 13 इंश्योर करता है कि इफ़ स्टेट इज़ मेकिंग एनी लॉ विच इज़ गोइंग अगेंस्ट फंडामेंटल राइट तो दैट लॉ इज़ बेसिकली वॉइड। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब एवरी इंडिविजुअल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस, irrespective of the status, irrespective of the religion, irrespective of the sex, caste, place of birth और any of them, किसी भी बेस पे हम किसी के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और ये आइडियोलॉजी कहाँ दी हुई है? आर्टिकल 14 में। उसके अलावा आर्टिकल 32 अगर आप पढ़ोगे तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो हम 5 तरह की रिट देखते हैं, जो 5 तरह की रिट सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है या हाई कोर्ट इशू कर सकता है 226 में, उस आइडियोलॉजी को हम बोलते हैं। क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं और उस फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स ही ना करा सके तो वो फंडामेंटल राइट यूजलेस हो जाएंगे। कोई भी ऐसा राइट जिसको कोर्ट एनफोर्स ही ना करा सके वो राइट यूजलेस हो जाएंगे। तो जब हमारे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं तो उसको एनफोर्स कराने की ड्यूटी भी हमारे कोर्ट्स को दी हुई है। तो फंडामेंटल राइट डायरेक्टली आप जाके सुप्रीम कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हो बाय वे ऑफ रिट आर्टिकल 32 में, या आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट एनफोर्स करा सकते हो बाय वे ऑफ 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 50 डायरेक्ट द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से अलग होएगी, इसकी जो सेपरेशन की पावर की बात की हुई है आर्टिकल 40 में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डॉक्यूमेंट सिक्योर करता है जितने भी प्रिंसिपल हैं उसको बेसिकली लिख लेता है। उस जो आइडियोलॉजी है उसको हम जब रिटर्न में लिख लेते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं जजमेंट की। तो बहुत जजमेंट हुई है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है। उसमें सबसे जो मेन लैंडमार्क जजमेंट है वो है केसवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात हुई है। उसके अलावा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक्सपेंडेड द इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट और लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जो ड्यू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है उसकी बात जो पहली बार ढंग से हुई थी तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हुई थी। उसके अलावा रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। ऑब्जर्व दैट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एडहोर एब्सोल्यूटिज्म एंड प्रेमाइज्ड टू द रूल ऑफ लॉ। तो एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है कि अगर हम किसी एक इंडिविजुअल को या किसी एक एंटिटी को सारी पावर दे देंगे तो उसे हम एब्सोल्यूटिज्म बोल देंगे, मतलब एब्सोल्यूटली सारी पावर उसके पास चली गई है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी पावर तो किसी इंडिविजुअल को दी नहीं है। मोंटेस्क्यू की सेपरेशन ऑफ पावर की पावर को हम 3 जगह डिवाइड कर देंगे, पहला एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, 3 जगह पावर डिवाइड कर देंगे तो इसे हम बोल देते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये केस था रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्नॉलेज कर लिया। फिर एक केस है IR कोहिलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिक्वायर कंट्रोल ओवर गवर्नमेंटल पावर। तो जब आप देखोगे IR कोहिलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का केस है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था, जब 9th शेड्यूल अगर आप पढ़ोगे तो 9th शेड्यूल में क्या होता है कि 9th शेड्यूल में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल दिए हुए हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगी और उसे 9th शेड्यूल में डाल देती है तो उस 9th शेड्यूल में डाले हुए लॉ का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया और उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया, उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि अगर उसका लॉ मेकिंग प्रोसीजर बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर देगा तो कोई भी ऐसी एक्ट जो विच इज़ taking government to the absolutism which that is prohibited by the concept of constitutionalism। तो ये बोल दिया था IR कोहिलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो सिग्निफिकेंस में फिर बता देता हूँ, सेफगार्ड डेमोक्रेसी, प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट, मेंटेनिंग रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये पहली क्लास थी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। ये सारा का सारा जितने भी मैंने बोला है एक एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, एक एक जो मैं इस PPT में लेके आया हूँ एक एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपने ही आंसर राइटिंग जब भी करोगे पॉइंटर्स में करोगे, और मैं इसके बाद लेके आऊँगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरी क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।